Good morning, class 7th. This is your SST class, and today we are going to start our first chapter from your book, My Joyful Book of Social Science. Look at this cover page. This is your book of SST, and today we are going to start our first chapter, that is Biosphere and Landscape, from this book. So, kids, get going. Look, this is your first chapter, Biosphere and Landscape. Biosphere means a layer of earth where living organisms live, and landscape is like a scenery. जो भी हमारे फीचर्स होते हैं अर्थ के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो फीचर्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं तो वो लैंडस्केप्स कहलाते हैं. यहाँ पर कुछ की टर्म्स दिए गई है आपको, यानी ये जो की टर्म्स है ये किस लिए यूज़ की जाती है, इनके मीनिंग क्या हैं. सो फर्स्ट है इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द सी सराउंडिंग देम. आइलैंड्स का एक ग्रुप और उसके सराउंडिंग यानी जो सी होता है, समुद्र चारों तरफ होता है, उसके सराउंडिंग उसे कहते हैं आर्ट. सेकंड की टर्म है हमारी बैक्टीरियम, विच मीन्स द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. थर्ड कार्निवोर. कार्निवोर मीन्स एन एनिमल दैट सर्वाइव बाय ईटिंग अदर एनिमल. कोई एनिमल, ठीक है, जो जानवर दूसरे जानवरों को खाकर, दूसरे एनिमल्स को खाकर सरवाइव करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं. एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स मेक समथिंग इंक्रीज इन साइज और इम्पोर्टेंस. किसी का साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना या फिर किसी की इम्पोर्टेंस में इंक्रीमेंट आना, ये सब कहलाता है एक्सपेंशन. ठीक है, एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ोतरी होना. सो एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीज़ होना. जियोलॉजिकल. जियोलॉजिकल का मतलब है रिलेटिंग टू द अर्थ फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस. जो चीज़ें अर्थ के फिज़िकल स्ट्रक्चर से यानी उसकी बनावट से संबंधित होती है और उसके ऊपर जो सब्सटेंस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, वो कहलाती है जियोलॉजिकल. एंड हार्बीवोर. हार्बीवोर आर एनिमल्स दैट सर्वाइव बाय कंज्यूमिंग ओनली प्लांट्स. हार्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को ईट करके या उन्हें खाकर सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे काऊ, शीप, इस तरह के एनिमल्स को हम हार्बीवोर कहते हैं. और जो फ्लैश ईटिंग या मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे लायन, टाइगर, उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर. लुक, our earth is the third planet from the sun and perhaps the only planet in the solar system that is known to harbor life. It has all the favorable conditions that support life on the earth. हमारी जो अर्थ है वो थर्ड प्लानट है, एज यू ऑल नो. ठीक है, सन से जो तीसरा प्लानट है वो हमारी अर्थ है, और यही एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम का जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, ज़िंदगी पाई जाती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए, जो सपोर्ट करती है लाइफ को अर्थ के ऊपर रहने के लिए. अब फेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर हैं. यहाँ पर इनफ ऑक्सीजन है, ठीक है, राइट अमाउंट में यहाँ पर ऑक्सीजन है, और साथ ही एयर है, वाटर है, और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, और जिन सब की वजह से यहाँ पर लाइफ है. साथ ही यहाँ पर राइट टेम्परेचर भी है, ना ज़्यादा गर्म है टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा है, और एकदम राइट टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ है. सो किड्स, ये जो हमारी अर्थ की एक खासियत है, ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ को दूसरे प्लैनेट से अलग करते हैं. और इसी स्पेशल फ़ीचर्स की वजह से, क्योंकि लाइफ के जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारा वाटर है, इसी स्पेशल फ़ीचर की वजह से हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. इफ़ वी लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम जियोलॉजिकल एविडेंस इंडिकेट दैट लाइफ may have begun as early as 4.1 billion years ago.
अगर हम अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करें या पढ़ाई करें तो जो कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस हमें इंडिकेट करते हैं यानी हमें बताते हैं। अब जियोलॉजिकल का मतलब मैंने आपको बताया था, जो चीज़ें अर्थ के फिज़िकल स्ट्रक्चर से या उसके सब्सटेंस से रिलेट करती है वो जियोलॉजिकल होती है। सो जो जियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ कब स्टार्ट हो गई थी। आज से 4.1 बिलियन ईयर्स पहले से लाइफ यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। इट इज़ बिलीव दैट परहैप्स द एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ फर्स्ट अपीयर इन द ओशन। और ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ का फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ यानी जो सबसे पहले ज़िंदगी जहाँ पर पाई गई वो ओशंस थे। ठीक है, सबसे पहले ओशंस के अंदर लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ। द अपीयरेंस ऑफ लाइफ ऑन the earth brought about a complete change in the atmosphere of the earth. There were several reasons that were attributed to the beginning of life on the earth. It is strongly supposed that the earth's distance from the sun, its physical properties and geological history might have allowed life to evolve and thrive here. सो किड्स, जो हमारी लाइफ की अपीयरेंस है अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से जब यहाँ पर लाइफ शुरू हुई, उसकी शुरुआत हुई, इसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए। सो कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर जो था अर्थ का वो चेंज हो गया। और ऐसा बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हुआ। ये हो सकता है कि अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से उसकी वजह से, और बहुत सारे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है अर्थ की और जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये सब चीज़ें, ये सब जो फैक्टर्स है वो सब मिलकर लाइफ को अलाउ करते हैं यहाँ पर बरकरार रहने के लिए। सिंस देन बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ हैज़ विटनेस्ड अ लॉन्ग स्पेल ऑफ एक्सपेंशन एज वेल एज एक्सटिंक्शन ऑफ सम ऑफ द स्पेशीज़। और जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी उसने अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को विटनेस्ड किया है, यानी उसने देखा है बहुत सारी स्पेशीज़ तो यहाँ पर एक्सपेंड हुई, यानी उनके नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ। उनकी जो एक्सपेंशन का मतलब पता है आप लोगों को, साइज़ का बढ़ना या फिर किसी चीज़ के नंबर में इंक्रीमेंट होता है। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन भी देखा है, यानी कई सारी प्रजातियों को लुप्त होते हुए भी यहाँ पर देखा है। सो किड्स, अब आप इस डायग्राम को देखिए। ये जो पिक्चर आपको दी गई है, यहाँ पर जो आपको सर्कल बनाकर दिखाया गया है, ये है हमारा बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर का मतलब होता है वो लेयर जहाँ पर जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, तो उस लेयर को हम कहेंगे बायोस्फीयर। इसके अलावा और भी लेयर्स होती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होती है एटमॉस्फेयर में, और बहुत सारी गैसेस होती है। और जो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती है। और लिथोस्फीयर जो लैंड सरफेस होता है हमारी अर्थ का, जहाँ पर लैंड होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सो बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों ही चीज़ें आ जाती है, एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है और लिथोस्फीयर भी आता है। सो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से कि क्या है हमारा बायोस्फीयर। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ बायोस्फीयर। So biosphere meaning and importance. The word biosphere is derived from the Greek word biosphere. Bios means life and sphere means sphere. So जो ये word है biosphere, ये ड्राइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से जिसका जो है बायोस्फेरा। इसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ और स्फेयर का मतलब होता है स्फेयर, यानी लाइफ के जो स्फेयर्स होते हैं जहाँ पर लाइफ होती है उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। दस बायोस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इसीलिए बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर वो लेयर है हमारे अर्थ की जहाँ पर लाइफ मौजूद है। All organisms from the tiniest bacterium to the largest blue whale are part of the biosphere. और सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर और बहुत बड़ी ब्लू व्हेल तक, ये सभी आ जाते हैं बायोस्फीयर के अंदर। दिस लेयर रेंजेस फ्रॉम अ हाइट ऑफ अप टू 10 किलोमीटर अबव सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ द ओशन सच एज पोर्टो रिको ट्रेंच। ये जो बायोस्फीयर की हमारी लेयर है वो कहाँ से शुरू होती है, वो
जो सी लेवल होता है उससे 10 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और समुद्र की या ओशन की गहराई तक जाती है, क्योंकि समुद्र की गहराई में भी लाइफ है, वहाँ पर फिशेस रहती है, अंडर वाटर इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। और जो उसकी हाइट है सी लेवल से ऊपर 10 किलोमीटर तक भी लाइफ मौजूद है। सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब लोग कहाँ पर रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, सरफेस के ऊपर। सो 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर ओशन की गहराई तक ये जो पूरा एक एरिया बनता है, जो हमारी लेयर है, वो बायोस्फीयर कहलाती है। और ये कहाँ तक है, पोर्टो रिको ट्रेंच तक भी यहाँ पर बायोस्फीयर फैला हुआ है। अब ये पोर्टो रिको ट्रेंच क्या है, ये डीपेस्ट सरफेस है अर्थ का, ठीक है। ये पाया जाता है अटलांटिक ओशन में। सो अटलांटिक ओशन की जो सबसे ज़्यादा गहरी एक पोर्च है, वो ट्रेंच है, वो है पोर्टो रिको ट्रेंच। नाउ वी विल टर्न द पेज। इज़ मोर देन 8 किलोमीटर डीप। ये जो ट्रेंच है वो अबाउट 8 किलोमीटर्स डीप है, गहराई में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इकोस्फेयर एंड कंसिस्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो हमारा बायोस्फीयर की लेयर है, ये इकोस्फेयर भी कहलाता है और इसमें सारा इकोस्फेयर आ जाता है पूरे वर्ल्ड का। व्हेन वी टॉक about the biosphere, we are talking about a huge system that work together to support life on the earth। जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े सिस्टम की, जो साथ में मिलकर काम करता है और लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ के ऊपर। Every part of the planet, from the polar region to the equator, feature life of some kind. From the highest mountain to the deepest ocean, from the hottest desert to the thickest jungles, there is life. So हमारी अर्थ के प्लैनेट के ऊपर, जो हमारा प्लैनेट है, उसके हर पार्ट में लाइफ मौजूद है। जैसे कि आपको पता है जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ से लेकर इक्वेटर तक। पोलर रीजन्स क्या होते हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थ के ऊपर और नीचे का लास्ट एंड पॉइंट होता है, वहाँ से लेकर इक्वेटर तक, जो कि हमारे अर्थ का मिड लाइन है। इक्वेटर क्या है, अर्थ की मिडल लाइन है। सो पोलर रीजन से लेकर अर्थ की इक्वेटर तक और जितने भी फीचर्स हैं वहाँ पर लाइफ मौजूद है। हाईएस्ट माउंटेन से लेकर डीपेस्ट ओशन तक और हॉटेस्ट डेजर्ट से लेकर सबसे घने जंगल तक, यहाँ हर जगह लाइफ मौजूद है। Even the non-living things like soil, rock, water and air are also part of biosphere। और लिविंग थिंग्स के साथ साथ सॉइल, रॉक्स, वाटर और एयर, ये सब भी बायोस्फीयर के ही पार्ट हैं। द बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ जाता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, साथ ही जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स, ये सब चीज़ें आ जाती है बायोस्फीयर के अंदर। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन एक्सिस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हैज़ 3 कंपोनेंट। दे आर लिथोस्फीयर विच इंक्लूड soil and rock, second hydrosphere which include water and its various forms, and third one is atmosphere which include all the gases and is made of several layers। सो बायोस्फीयर पे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग जगह पर सर्वाइव कर पाते हैं। और जो बायोस्फीयर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं मेनली। सबसे पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जिसके अंदर सॉइल और रॉक्स आती हैं, सो ये भी बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। हाइड्रोस्फीयर भी इसमें इंक्लूड है, जिसके अंदर वाटर और उसकी अलग अलग फॉर्म्स आ जाती है, ठीक है। वाटर डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि सी, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, सो हर फॉर्म में जो वाटर होता है, स्नो की फॉर्म में भी, सो ये सब भी बायोस्फीयर का ही एक पार्ट है। और साथ ही जो हमारी एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और तो ये सब जो है एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी अलग अलग लेयर से मिलकर बनता है। सो ये भी किसका हिस्सा है, ये भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो हमारा जो बायोस्फीयर है वो इन तीनों ही चीज़ों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। Thus, the lithosphere, hydrosphere and atmosphere and all the living organisms living in it are part of the biosphere। So ये तीनों लेयर
और साथ ही इनके जो पार्ट्स हैं वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। द बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्लोबल इकोसिस्टम दैट इंक्लूड ऑल द लाइफ existing on the earth and their interaction and relationship with the elements of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The study of the biosphere is the basis for ecology, the study of life and its interaction with the physical environment. So जब बायोस्फीयर है वो एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम को उसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर लाइफ की सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद है, और ये सारी जो लाइफ हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन सब के बीच में कनेक्शन होता है। तो जो बायोस्फीयर की स्टडी है वही इकोलॉजी का बेसिस है। इकोलॉजी यानी जो हम स्टडी करते हैं अर्थ के फिज़िकल स्ट्रक्चर या उसके मैटर के बारे में, वो इकोलॉजी कहलाती है। सो इकोलॉजी का जो बेसिस है वो है स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड इट्स इंटरेक्शन विद द फिज़िकल एनवायरनमेंट, और साथ ही लाइफ की स्टडी और उसके इंटरेक्शन की जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसके साथ में लाइफ का क्या इंटरेक्शन है, इन सब की स्टडी होती है इकोलॉजी का बेसिस। सो अब यहाँ पर आपको टिक राइट द करेक्ट आंसर, एक क्विक रिविजन दिया गया है। ओके, एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ और अर्थ इज़ द डैश प्लैनेट फ्रॉम दी सन। हमारी जो अर्थ है वो सन से कौन सा प्लैनेट है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? यस, आपको ये खुद करना है, ठीक है, सर्च करके आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज द डैश प्लैनेट। हम अर्थ को कौन सा प्लैनेट कहते हैं, रेड, ब्लू या येलो? एंड थर्ड वन इज़ लाइफ में हैव बिगिन एज अर्ली एज बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ कब शुरू हो गई थी, लाइफ की शुरुआत कब हुई थी, आज से कितने बिलियन ईयर्स पहले? 4.1, 4.2 या 4.3? ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग और उसके स्कोप्स के बारे में हम जानेंगे। दैट व्हाट इज़ इकोसिस्टम? An ecosystem includes all the living things like plant, animal and organism in a given area. These living things interact with each other as well as with the non-living part of the environment like weather, the earth, the sun, climate and atmosphere. Ecosystem can be small such as the tide pools found near the rocky shores of many oceans or very large such as the Amazon rainforest in South America. इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और साथ ही जो लिविंग थिंग्स है वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग पार्ट्स के साथ भी। जो एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग पार्ट्स हैं जैसे कि वेदर, अर्थ, सन, क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों के साथ जब लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं ये सभी मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम बहुत छोटा सा भी हो सकता है जैसे कि टाइड पूल जो कि किसी चट्टान वाले समुद्र के पास या ओशंस के पास पाए जाते हैं। वहाँ उस छोटे से टाइड पूल से लेकर बहुत बड़े अमेज़न के फॉरेस्ट तक भी जो कि साउथ अमेरिका में मिलते हैं, हमारा इकोसिस्टम है। ओके, सो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लिविंग थिंग्स जो कि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं वो इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम में जो एरिया दिया गया है वो छोटा भी हो सकता है और हमारा इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे और इकोसिस्टम, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। एन इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज एनी कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बाय वर्किंग टुगेदर। इकोसिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें सो वो एक तरह की कम्युनिटी है लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की जो कि आपस में बनाया हुआ है और साथ में मिलकर ये काम करते हैं। The living things are called biotic while the non-living things are called abiotic component. जो living things होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। These biotic and abiotic components surround us from all sides and form the environment we live in.
और ये इन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हम जहाँ पर भी देखें हमें ये चीज़ें मिल जाती है। इकोसिस्टम और foundation of the biosphere and they determine the health of the entire system of the earth। जो इकोसिस्टम है वही बायोस्फीयर की फाउंडेशन है, यानी जो उसका मेन पॉइंट है, जहाँ से शुरुआत होती है बायोस्फीयर की, जो बायोस्फीयर को बनाता है वो क्या है, इकोसिस्टम है। और ये हमारी अर्थ की पूरी हेल्थ के लिए, जो पूरी अर्थ का सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इकोसिस्टम से क्या होता है, एक बैलेंस बनता है नेचर के अंदर, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। सो इसकी वजह से एक बैलेंस बन जाता है जो कि हमारे बायोस्फीयर के लिए अच्छा है। बायोस्फीयर का मतलब आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं बायोस्फीयर क्या है, जिसके अंदर सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और एटमॉस्फेयर होता है। ये तीनों लेयर्स मिल जाती हैं तो वो बनाती है हमारा बायोस्फीयर। When we talk about ecosystem, we also talk about ecological balance। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो साथ ही हम इकोलॉजिकल बैलेंस की भी बात करेंगे। इकोलॉजिकल का मतलब पता है ना आप लोगों को, जो हमारे अर्थ के फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम इकोलॉजी से रिलेट करते हैं। So it is a term used to describe a stable ecosystem where different species coexist with each other and with their environment। So ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पर अलग अलग स्पेशीज़ साथ में मिलकर रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, डिफरेंट स्पेशीज़ एनवायरनमेंट में साथ में रहते हैं। All the species that are part of the ecosystem are equally responsible to help keep the ecosystem well balanced। So ये सभी जो जितने भी पार्ट होते हैं इकोसिस्टम के वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इकोसिस्टम को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। When animals, plants and non-living component are in harmony then there is nothing to disturb the balance। जब एनिमल्स, प्लांट और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट होते हैं, यानी एयर, वाटर एट्सेट्रा, ये सब हार्मनी में हो, यानी पीसफुल हो, शांति से हो, तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो बैलेंस को डिस्टर्ब कर सके। एनी चेंज कॉज्ड बाय नेचर और ह्यूमन डिस्टर्बेंस लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। सो कोई भी नेचर की वजह से अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं या तो उन वजह से, या तो फिर अगर ह्यूमंस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस होता है, सो उसकी वजह से ही जो नेचुरल बैलेंस होता है इकोसिस्टम का वो बिगड़ सकता है। Several factors can lead to ecological imbalance like increasing population, deforestation, misuse of natural resources, etc। बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए ये ज़िम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इकोलॉजी में इम्बैलेंस आ सकता है, जैसे कि पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। बिसाइड दीज देयर आर वेरियस अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है या बिगड़ सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचुरल एज मैनकाइंड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड हिम एंड इट कैन नॉट एलिनेट itself from it and exist as a separate entity। सो ये जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, सो मैनकाइंड यानी एक मानवता का ज़रिया है कि हम अपने नेचुरल बैलेंस को बनाए रखें, उसे ख़राब ना होने दें, ठीक है, हम प्रोटेक्ट करें एनिमल्स को, प्लांट्स को, या जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है उसे प्रोटेक्ट करें, उसे कोई हार्म ना पहुँचाए। And moreover everything is interconnected and interrelated, so if one thing is out of balance it weakens the entire system and the life of the earth। और जैसे कि हमारी इकोसिस्टम की हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं,
प्लांट्स कनेक्टेड हैं एनिमल से, एनिमल कनेक्टेड है हमारी एयर से या सराउंडिंग से या प्लांट से। सो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ में कमी आ जाती है, इनमें से कोई एक चीज़ को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचता है, तो उसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा लाइफ का, जो अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ है, उसका जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ सकता है या वो कमज़ोर पड़ सकता है। ठीक है, जो आपको नीचे नज़र आ रहा है पिक्चर, इसमें आप देखिए सपोज़ ग्रास है। अब ग्रास कौन खाते हैं? डियर खाते हैं, जो कि एक हार्बीवोर है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। यह हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है। फूड चेन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन स्टार्ट होती है हमेशा एक प्रोड्यूसर से, जैसे कि प्लांट्स या ग्रास। अब यहाँ पर ये ग्रास है, एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज होता है और वो अपने खाने को एज एनर्जी यूज़ करते हैं। प्लांट के अंदर जो एनर्जी है, जो उसे बढ़ने में या ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जब प्लांट को या ग्रास को डियर ने खाया, सो जो प्लांट की एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई डियर के अंदर। ठीक है, उसको खाने से एनर्जी मिली। और डियर एक हर्बीवोर एनिमल है जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, अब उस डियर को खा लिया लायन ने, जो कि एक कार्निवोर एनिमल है। कार्निवोर किसे कहते हैं हम? जो फ्लैश खाते हैं और जानवरों को मीट खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर एनिमल्स। सो डियर के अंदर जो एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो गई लायन के अंदर। ठीक है, क्योंकि लायन ने उसे खा लिया। सो अब वो उसे हेल्प करेगी ग्रो करने में, बढ़ने में या सरवाइव करने में। इसी तरह से जो हमारी सेकंड, नीचे देखिए सेकंड लाइन में, ग्रास एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। यहाँ पर ग्रास प्रोड्यूसर है, इसे ग्रास होपर ने खाया, जो कि एक हर्बीवोर है जो प्लांट खाता है। फिर उस ग्रास होपर को एक फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग एक कार्निवोर एनिमल है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाता है। फिर उसके बाद उस फ्रॉग को खा लिया एक स्नेक ने, जो कि एक लार्ज कार्निवोर एनिमल है, यानी जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को खाता है। और उसके बाद उस स्नेक को भी खा लिया ईगल ने। ये हमारा टॉप कार्निवोर हो गया, यानी सबसे जो टॉप के ऊपर है कार्निवोर एनिमल वो हो गया। सो इस तरह से एनर्जी का फ्लो बनता है एज अ फूड चेन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्रोड्यूसर ना हो, ग्रास ना हो, तो फिर ग्रास होपर क्या खाता? ठीक है, ग्रास की अगर कमी हो जाएगी, सपोज़ अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो जो ग्रास होपर है या डियर है वो क्या खाएंगे, और उसकी वजह से उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका जो बैलेंस है वो ख़राब होगा, उनके नंबर में डिक्रीमेंट आएगा, धीरे धीरे उनकी तादाद कम होने लगेगी, क्योंकि उन्हें इनफ अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा। और जब एक हार्बीवोर एनिमल कम होगा तो कार्निवोर एनिमल्स के भी फूड में कमी आएगी, उन्हें भी खाने में कमी महसूस होगी, क्योंकि जब हार्बीवोर एनिमल कम हो जाएंगे तो फिर कार्निवोर एनिमल्स क्या खाएंगे। सो इस तरह से ये सारी ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और इसे हम कहते हैं फूड चेन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। So what is a food chain? All living organisms need energy to stay alive. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। ओके, ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? सबसे पहले तो ज़िंदा रहने के लिए, कोई काम करने के लिए या ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे ड्राइव द एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को? एनर्जी मिलती है खाने से जो वो खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट टेक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, सूरज की रोशनी से वो अपना खाना बनाते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थ्रू तो जो वो खाना बनाते हैं वो उन्हें एनर्जी देता है। The process of preparing its own food with the help of air, water and sunlight is known as photosynthesis. Other organisms get their energy from the food they eat. तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस आपको सभी को पता होगा क्या होता है। प्लांट के खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जिसमें प्लांट्स एयर,
ठीक है। एयर से क्या लेते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वाटर लेते हैं वो सॉइल से, मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, और सन से वो लेते हैं सनलाइट। इसके साथ ही जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट लीव्स में होता है प्लांट्स की, इन सब चीज़ों को मिलाकर वो लोग खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो खाना खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे हार्बीवोर एनिमल प्लांट्स खाते हैं तो उन्हें प्लांट से एनर्जी मिल जाती है। कार्निवोर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें उस तरह से एनर्जी मिलती है। The feeding relationship between different living things in a particular environment or habitat is called the food chain. So जो ये feeding relationship है एक दूसरे को खाना खिलाने का, यही एक जो process है वो food chain कहलाता है। In order to move, grow and survive, plant and animal feed on each other. Thus, a food chain describes how each living thing gets its food and who is eating whom. For example, if we talk about the food chain that exists in forest, we see that plants make their own food with the help of sunlight. Plants also depend on the nutrients present in the soil for their growth. Plants are eaten by herbivores like rabbit, deer, and giraffe. These herbivores are further consumed by carnivores like lion, tiger, and wolves. When the living things die, they decompose and become a part of nutrients present in the soil. These nutrients in turn help the plants to grow well. This is a simple food chain. ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में किस तरह से फूड चेन बनता है और किस तरह से चीज़ें जो लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सबसे पहले हम एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? खाने से लेते हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्लांट अपने रूट से सॉइल्स और साथ ही बहुत सारे मिनरल्स जो कि न्यूट्रिशन होता है उनके लिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। उन प्लांट्स को खाते हैं हार्बीवोर एनिमल जैसे कि डियर, शीप एट्सेट्रा, और उन हार्बीवोर एनिमल को खाते हैं कार्निवोर एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर। फिर जब कोई कार्निवोर एनिमल या कोई भी एनिमल डेड हो जाता है, मर जाता है, और होते हैं तो वो वापस से न्यूट्रिएंट्स में चेंज हो जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं वापस से। वो न्यूट्रिएंट्स फिर हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। इस तरह से ये चीज़ें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जंगल में, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। मरे हुए एनिमल्स की जो उनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, प्लांट्स को, जो कि सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, और फिर सॉइल से प्लांट्स उसे वापस एब्जॉर्ब करते हैं, और अगेन उन्हें कोई खाता है, फिर उन्हें कोई कार्निवोर एनिमल खाता है, फिर वो एनिमल मर जाता है और वापस से वो डिकम्पोज होके न्यूट्रिशन में चेंज हो जाता है। उसके बाद एक क्विक रिवीजन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये आपको खुद से करने हैं इन योर बुक। हमारा चैप्टर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इन और नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको क्विक रिवीजन के दोनों एक्सरसाइजेज जो इससे पहले हमने देखी वो और ये कंप्लीट कर लेनी है। ओके, गुड बाय।